हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत एवं परिपथ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्या होती है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हमारी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हमारी आज क्लास नंबर 9 है। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। विद्युत एवं परिपथ में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी, विद्युत क्या होता है, विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, उसकी दिशा डायरेक्शन क्या होती है विद्युत धारा की, विद्युत बल्ब क्या होता है। ठीक है, इसके अवयव क्या होते हैं। जैसे हम परिपथ पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तो उसमें बल्ब यूज होता है, बैटरी सेल वगैरह यूज होती है, स्विच ऑफ होती है, कब ऑन होती है, उसका सिंबल भी पहचानेंगे साथ में। ये आपका पूरा सर्किट होता है, खुला परिपथ और बंद परिपथ। विद्युत बल्ब क्या होता है, इसे हम कैसे खुद से बना सकते हैं। विद्युत के चालक कौन कौन से होते हैं और कौन विद्युत के रोधी होते हैं, रोधक होते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। और ये भी देखेंगे कौन कौन से विद्युत के चालक होते हैं, कौन से हीन चालक होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, विद्युत लेपन क्या होता है, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद हम जस्ट आज क्वेश्चन नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल आज थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी क्लास में हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले आप आज थ्योरी पढ़ें, उसके बाद सारे क्वेश्चन देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको हम अगली क्लास में लगाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़ो ढंग से, उसके बाद जब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन भी लगा लोगे। हम सारी क्लास में देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसी वजह से केवल हम दूसरी क्लास में लगाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। अगर चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी, हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा क्लास का। इसके पहले वाली क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। हमने बहुत सारे टॉपिक कराए हुए हैं जहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने साथ में लगाए हुए हैं। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 क्लास कर रखी है। ठीक है, यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो इसके पहले की क्लास। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिएगा, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे विद्युत एवं परिपथ क्या होता है आपका, इसको हम करेंगे स्टार्ट क्लास को। अब देखिए हम देखेंगे विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी। कोई भी पदार्थ होते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, वैसे ही कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम होता है उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। जैसे एटम में क्या होता है, एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। प्रोटॉन पे क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को देखिए, ये परिपथ है, देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है बल्ब के पास, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है बल्ब के पास, फिर यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस बैटरी से। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट। कह रहा किसी परिपथ में आवेश को प्रवाह करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक दिशा में विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रवाह ही विद्युत है, यह ऊर्जा का ही रूप है जिसका उपयोग हम बिजली और मशीनों के विद्युत उपकरणों के लिए करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तभी यहाँ पे बल्ब क्या करेगा, जलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होता है तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, देखिए करंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिशा में विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रवाह ही विद्युत है, यह ऊर्जा का ही रूप है जिसका उपयोग हम बिजली और मशीनों के विद्युत उपकरणों के लिए करते हैं।
बिजली आपकी लाइट जलती है, क्यों जलती है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो लाइट आपकी नहीं जलेगी। बिजली मशीन वगैरह जो कुछ भी आप यूज करते हो, बल्ब भी आपका जलता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी जलता है, नहीं होगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक है, यही आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम विद्युत सेल क्या होता है। सेल का यूज़ तो आपने किया ही होगा। ये बैटरी जो होती है सेल होता है ये। देखिए विद्युत सेल में एक और धातु की टोपी होती है। ये देख रहे हो, ये टोपी है, ये इसका, ये जो टोपी ऊपर की है, ये देखिए नीचे जो है, ये नीचे की टोपी, ये इधर देखिए दोनों साइड दिखाया हुआ है। ये ऊपर की टोपी है और ये नीचे की टोपी होती है। जो ये ऊपर और ये बीच में एक होती है क्या? कार्बन रॉड होती है। ये देखिए बीच में, ये अंदर का भाग है। तो अंदर में क्या है? ये कार्बन की एक रॉड जुड़ी होती है। तो ये जो ऊपर की टोपी होती है, ये ऊपर विद्युत सेल में धातु की टोपी, ये जो ऊपर की है ये इसका पॉजिटिव सिरा होता है। ठीक है, इसे पॉजिटिव बोलते हैं। और जो ये निगेटिव नीचे वाला ये परत है, इसकी धातु की डिस्क है, ये निगेटिव होता है। ऊपर का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है। देखिए आप टॉर्च वगैरह में जब किसी चीज़ में देखिए लगाते हो, सेल को लगाते हो तो क्या करते हो? उसका एक पॉजिटिव लगाते हो, फिर दूसरी बैटरी लगाते हो, उसका निगेटिव लगाते हो। उल्टी करके लगाते हो ना, ऐसे लगाओगे तो जलेगी ही नहीं। तो इसीलिए जलाते हो, क्योंकि ऊपर का जो ये सिरा होता है ये पॉजिटिव होता है और नीचे का क्या होता है? निगेटिव होता है। आपने टॉर्च वगैरह में सेल वगैरह लगाई होंगी तो आपको पता होगा। आप ऐसे ही लगाते हो, एक बैटरी ऐसे लगाते हो, दूसरी इसकी उल्टी लगाते हो, तो पॉजिटिव निगेटिव अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब आपकी क्या होती है? टॉर्च आपकी जल जाती है। और ये जो सेल की, ये सेल देख रहे हो, ये जो इसकी ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर ये किसकी बनी होती है? जिंक की। ठीक है, जिंक मेटल की बनी होती है ये जिंक, ये ऊपरी लेयर। उसके बाद जो ये बीच में आप ऊपर देख रहे हो, ये ग्रे कलर का, ये क्या होता है? ये अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड ये दिया हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। जो क्या करता है? ये कार्बन की जो छड़ होती है इसको अलग करता है। आप देख, बचपन में आपने निकाला होगा सेल को, सेल से देखिए उसको अलग करते थे, ये निकाल लेते थे हम, कार्बन की रॉड आपकी अलग हो जाती है। ये बीच में कार्बन की रॉड होती है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड की एक परत होती है जो कार्बन रॉड को अलग करती है। ठीक है, समझ में आई बात? विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, यही आपका सेल होता है। अगर आपने टॉर्च वगैरह में लगाया होगा तो आपको एक्सपेरिमेंट आपने किया ही होगा। बैटरी वगैरह में आप पहले लोग लगाते थे, अब तो टॉर्च वगैरह बहुत कम ही होती है घर में। लेकिन ये आप जानिएगा, जो ऊपर की परत होती है, ये जो उठा हुआ होता है इधर साइड में, ये पॉजिटिव सिरा होता है और ये नीचे का क्या होता है? निगेटिव होता है। अब विद्युत सेल में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, कह रहा है एक से अधिक विद्युत सेल से बैटरी का निर्माण होता है। जब एक से ज़्यादा सेल हो जाती है तो बैटरी का यूज होता है। देखिए यहाँ इसके निगेटिव से इसके पॉजिटिव को जोड़ा गया है, इसके पॉजिटिव से उसके निगेटिव को जोड़ा गया है। बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना, दो सेल को एक साथ संयोजित किए हैं तो क्या बन गई? आपकी बैटरी बन गई है। तो एक से ज़्यादा जब सेल का यूज होता है तो क्या होता है? वो बैटरी बन जाती है। जब हमें अधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है तब हम इसका प्रयोग, जैसे देखिए टॉर्च में करते हैं, ट्रांजिस्टर होगा, रेडियो में करते हैं, खिलौने, टीवी आदि में बैटरी का उपयोग किया जाता है। आपने खिलौने में भी देखा होगा, उसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है। बैटरी बनाने में एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ रखा जाता है। देख रहे हो, ये पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव, तो एक का पॉजिटिव रहेगा दूसरा निगेटिव। वही एग्जांपल है, जैसे आपने टॉर्च में लगाया ही होगा, सेल को लगाते हो तो एक का पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है, तभी आपकी टॉर्च जलती है। देखिए हम लकड़ी के टुकड़े, लोहे की पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके सेल होल्डर हम खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है हम खुद से कैसे सेल बना सकते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, उसमें दो पत्तियां लगाएंगे, रबड़ के छल्लों का उपयोग करके सेल होल्डर हम बना सकते हैं खुद से। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जब दो सेल आपके जोड़ेंगे तो एक बैटरी का निर्माण होता है, और बैटरी आपकी एक का पॉजिटिव होता है दूसरे का निगेटिव होता है। दोनों अगर पॉजिटिव आप लगाओगे तो टॉर्च आपकी जलेगी नहीं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यही आपका विद्युत सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। सेल पढ़ा आपने, अब आप पढ़ोगे सर्किट क्या होती है। सर्किट क्या होती है, देखिए ये एक बैटरी हो गई, इसका ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है, देखिए यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, ये क्या है? विद्युत परिपथ की दिशा है।
ठीक है, विद्युत परिपथ की यहाँ दिशा दिखाई रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ये तो आपको भी पता होगा। तो कह रहा है विद्युत परिपथ सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण परिपथ को दर्शाता है। बल्ब तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जब विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो बल्ब ये जो जल रहा है यहाँ पे जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो इसका परिपथ, ये पूरा जो ये इसका रास्ता है, ये रास्ता ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, जो ये रास्ता पूरा होता है यही आपका विद्युत परिपथ कहलाता है। कोई भी देखिए, ये आपका सेल हो गया, जब सेल निगेटिव से पॉजिटिव, जब ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है तो क्या होता है? ये जो पूरा रास्ता है इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, रास्ते क्यों क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब देखिए, पहले लोग क्या कहते थे? पहले कहा जाता था विद्युत परिपथ की जो दिशा होती है वो विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर होती है, लेकिन आपको ही भी पता है कि इलेक्ट्रॉन आपके किधर जाते हैं? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं ना, ऋण से धन की ओर जाते हैं। लेकिन पहले से ये कहा जा रहा है, लेकिन इस बात को अभी तक गलत नहीं किया गया है। इसमें देखिए दो बात है, आपको समझना है। यहाँ विद्युत परिपथ की दिशा कह रहा है, यहाँ विद्युत परिपथ की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है यहाँ, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कह रहा है। यहाँ पे दोनों में अंतर है। यहाँ विद्युत परिपथ की दिशा है, ये विद्युत परिपथ में धारा की दिशा है। विद्युत परिपथ में देखिए धारा की दिशा किधर जा रही है? पॉजिटिव से निगेटिव। देखिए पॉजिटिव से इधर आ रही है तो बल्ब जल रहा है, फिर नेगेटिव आ रही है, तो ये विद्युत परिपथ की दिशा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, देखिए पॉजिटिव से आ रहा है, बल्ब जल रहा है, फिर नेगेटिव की ओर आ रहा है। अभी आप आगे देखोगे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है आपको भी पता होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। तो यहाँ जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। यहाँ दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद ये बात होनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ विद्युत परिपथ की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से टर्मिनल माइनस पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, विद्युत परिपथ की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही होता है। देखिए विद्युत बल्ब क्या होता है, इसको हम देखेंगे। आपने पहले यही पीले वाले बल्ब जो होते हैं ना वही जला करते थे। अब तो वाइट जो बल्ब आपके यहाँ जलते हैं बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, कहीं नहीं देखने मिलते, जब लगभग कहीं आपको दिखते हैं। पीले बल्ब बहुत कम दिखते हैं ना, वाइट वाले बल्ब ज़्यादा जलते हैं। तो देखिए विद्युत ये कम क्यों हो गया, देखिए इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, अब देखिए पीला तंतु जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो लगा हुआ है यही तो आपका, देखिए यहीं से प्रकाश उत्सर्जित होता है आपका। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है ना, ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का बना होता है। देखिए यहीं से देखिए प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इस फिगर में देखिए, यहाँ से देखिए प्रकाश, लाइट आपकी यहीं से तो निकलती है ना, पूरा बल्ब है, बट ये बहुत ज़्यादा कह रहा पतले तार का बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु फिलामेंट दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये दो मोटे तार होते हैं, एक तार ये है, एक तार ये है, दो तार लगे हुए ना यहाँ पे, बीच में फिलामेंट आपका जल रहा है। समझ में आई बात? ये आपका फिलामेंट हो गया, दो मोटा तार यहाँ लगा होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? एक मोटा तार बल्ब की सतह पर तथा दूसरा केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। एक बल्ब की सतह पर लगा होता है, एक जो मोटा तार है यहाँ सतह पर लगा होता है, दूसरा यहाँ नीचे लगा होता है। ठीक है, दो तार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। दो ही तार होंगे ना, दो तार होते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तभी आप सेल को जब यहाँ लगाओगे तो बल्ब आपका जल जाएगा। अभी दिखाएंगे, आगे आपको दिखाया हुआ है बल्ब को जलाने के लिए एक सेल लगा के। एक मोटा तार बल्ब की सतह पर तथा दूसरा केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है। यही बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार बल्ब तथा सेल दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं। सेल में भी आपका दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव का एक जो वायर है उसको पॉजिटिव से लगाएंगे, दूसरे वायर को नेगेटिव से लगाएंगे तो बल्ब आपका जल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समझ में आई बात। ये जो फिलामेंट का टंगस्टन का तंतु होता है, यहीं से प्रकाश आपका उत्सर्जित होता है। दो तार लगे होते हैं, यहाँ देख रहे हो दो तार लगा हुआ होता है। तो एक तार जो होता है यहाँ लगा होता है और दूसरा इसके नीचे लगा होता है। अभी देखिए आगे फिगर में आपको बताया गया होगा
अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बल्ब आपका जलता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको बल्ब के बारे में यही समझना है। ये जो जलता है फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यहीं से आपका प्रकाश उत्सर्जित होता है। ये बहुत ज़्यादा हीट भी देता है, साथ में उष्मा भी देता है, इसलिए इसको अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग। वाइट बल्ब जो होता है एलईडी बल्ब वही यूज करते हैं। देखिए विद्युत परिपथ के अवयव, जो आपका परिपथ होता है, देखिए ये जो परिपथ है, परिपथ जब आप बनाते हो तो इसमें देखिए बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी सेल लगा होता है। तो क्या किसका सिंबल है, इसको हम यहाँ पे पहले पहचानेंगे। विद्युत परिपथ के अवयव, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कुछ अवयव हैं उसको देखेंगे। देखिए ये जब ये सिंबल बना होता है तो क्या होता है, स्विच ऑफ की स्थिति होती है, तब स्विच ऑफ होता है। देख रहे हो ये स्विच ऑफ की स्थिति है। स्विच ऑन कब होगा, ये देखिए स्विच ऑन की स्थिति ये है। ये स्विच जब ऐसा सिंबल होगा तो स्विच ऑन होगी आपकी। ये आपकी बैटरी, देखिए पहले सेल समझिए, सेल ये है, सेल ये होता है, और सेल का जो ये थोड़ा बड़ा सिंबल होता है, दो सिंबल होते हैं, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, फिर यहाँ से, तो ये जो बड़ा होता है ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सेल होता है, सेल से ही क्या होता है, बैटरी आपकी बनती है ना। जब दो से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं, दो सेल हो जाते हैं या दो से ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या किसका निर्माण होता है, बैटरी का निर्माण होता है। ये आपका विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। सर्किट में आप बनाते हो ऐसे, ये विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। ये जब सीधी लाइन होती है तो क्या होता है, तार होता है। सिंबल आपको समझ में आया। अभी हम इसका सिंबल, ये जो सारे सिंबल हैं इसको हम देखिए सर्किट में अभी यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो अब विद्युत परिपथ पूरा सर्किट बन गया है। यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये देखो स्विच होती है, ठीक है, स्विच होती है, ये तार होता है, ये बल्ब है, ये पूरा सर्किट यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए एक बंद परिपथ है, एक खुला परिपथ है। इसमें देखिए स्विच क्या है, ऑन है, इसमें क्या है, स्विच ऑफ है। ये आपका बल्ब है, ये सेल है, ठीक है, यहाँ बल्ब जल रहा है। जब ऐसे ऐसे बनाया रहेगा फिगर में तो बल्ब जलेगा, यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। सारी चीज़ें आपको सर्किट में समझ में आई। अगर सारी चीज़ें सर्किट में समझ में आ गई तब हम देखिए अब इसमें क्या बताया गया है। एक चित्र में स्विच ऑन है, स्विच ऑन किसमें है, अभी आपने सिंबल देखा, इसमें क्या है, स्विच ऑन है। देखिए ये स्विच ऑन की स्थिति, और ये क्या है, स्विच ऑफ है। ये दूसरे में क्या है, स्विच ऑफ है। जिसमें बल्ब जल रहा है वह बंद परिपथ है। अब देखिए जब ये स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा ही, यहाँ स्विच ऑफ है तो बल्ब कैसे जलेगा, जब स्विच ही ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, और इसमें स्विच ऑन है, इसमें बल्ब जल रहा है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, बंद परिपथ बोलते हैं ना। देखिए यहाँ से कहीं खुला हुआ है, आप इस ऐसे पहचान सकते हो, कहीं खुला हुआ है नहीं तो इसे बंद परिपथ बोलेंगे। यहाँ खुला हुआ है, इसको आप खुला परिपथ बोलते हो ना। क्लोज सर्किट बोलते हो, ओपन सर्किट बोलते हो। समझ में आई। आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। जब आप समझते नहीं हो, बेस क्लियर नहीं होता, इसी वजह से तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना। सारा आपका प्रीवियस है, जो 6, 7, 8 में पढ़े हुए हो वही सारा है। तो आपको बंद परिपथ बताया जा रहा था, खुला परिपथ बताया गया होगा, तो यही होता है। बंद परिपथ ये है, खुला परिपथ ये है। सर्किट में आपको सारी चीज़ें समझ में आई। देखिए ये बल्ब जल रहा है, ये क्या है, स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है, ये बल्ब जल रहा है, ये सेल लगा हुआ है, ये इधर वाला निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जो बड़ा होता है उधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक है। ये खुला परिपथ है, ये बंद परिपथ है, ये पूरी सर्किट है। देखिए यहाँ से तार जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सर्किट में क्या कुछ होता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए ये समझना है। देखिए जो बल्ब जल रहा है, अगर देखिए बल्ब कब नहीं जलेगा, बल्ब या तंतु फिलामेंट के माध्यम से ही जलता है। ये जो बल्ब में हमने आपको बताया हुआ था, वहाँ पे ऐसे फिलामेंट का था, टंगस्टन का बना हुआ था, तो इसी के माध्यम से ही जलता है। तो यदि बल्ब तंतु जब टूट जाता है, ये टूट जाता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज होता है, तो बल्ब आपका नहीं जलता है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए विद्युत बल्ब, इसको हम खुद से बना के जला सकते हैं। बल्ब को कैसे जलाएंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा आप। 2 ड्राइंग पिन लीजिए, ठीक है, ये 2 ड्राइंग पिन हो गई, एक सुरक्षा पिन, ये आपकी एक सुरक्षा पिन हो गई। 2 तार लीजिए, ये 2 तार हो गए आपके। थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड के माध्यम से स्विच हम तैयार कर सकते हैं। ये आपका थर्माकोल का एक लकड़ी का बोर्ड है, इस पर हमने 2 ड्राइंग पिन रखी हुई, एक सुरक्षा पिन है, और ये तार हमने लगाया हुआ है। एक का ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव है, इधर देखिए इधर पॉजिटिव है। तो तार को लगाएंगे, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पहले आपका निगेटिव टर्मिनल से आएगा, बल्ब आपका जलेगा। स्विच आपकी देखिए यहाँ पे ऑन है, तो सेल से क्या हो रहा है, बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप खुद से बल्ब को जला सकते हो घर पे, ठीक है, ये खुद से बना सकते हो विद्युत बल्ब आपका, तब जल जाएगा।
विद्युत के चालक। अब हम देखेंगे विद्युत के चालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं और विद्युत के हीन चालक कौन कौन से होते हैं। आपका शरीर भी क्या है, विद्युत का चालक है। विद्युत चालक आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आप लाइट पे जाओगे, बोर्ड पे कोई तार अगर कटा हुआ है उसको छू लोगे तो क्या होगा, करंट आपके अंदर, तो आप क्या हो, गुड कंडक्टर हो ना। जब आपके अंदर विद्युत धारा फ्लो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत गुड कंडक्टर हो जाएंगे। जिसमें जैसे आप लकड़ी लगाओगे, कहीं पे तार कटा होता है तो देखिए हम लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं, तो क्या होता है, लकड़ी में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, विद्युत धारा, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बैड कंडक्टर हो जाते हैं। वही आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। खुद से रिलेट करके चीज़ों को समझो, आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। वही हमको समझना है, विद्युत के चालक कौन है और विद्युत के अचालक कौन है, हीन चालक कौन है, विद्युत के रोधक कौन है, बैड कंडक्टर कौन से हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत के चालक कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। बात समझ में आई आपको। जैसे आपका एग्जाम्पल में लिया हुआ है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर होता है, सिल्वर में बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, रिएक्टिव करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। धातुएं, पेंसिल, जो पेंसिल की रॉड होती है आदि विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। आपका शरीर, मानव, आपकी बॉडी जो है वो भी अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये देखिए सिल्वर है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कहीं पे अगर तार कटा होगा ना तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप, पता तो होगा फिलहाल, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा वो विद्युत के अच्छे चालक होंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा वो बैड कंडक्टर होंगे। देखिए सेकंड में जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है उसमें कह रहा है जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत रोधक कहते हैं। जैसे आपका रबर हो गया, रबर से अगर आप कहीं टच करोगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, रबर में नहीं होगा। ग्लास हो गया, प्लास्टिक की लकड़ी हो गई, ठीक है, हवा आदि विद्युत के रोधक होते हैं। ये रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अंदर नहीं होता है, लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे। समझ में आई बात। समझ में नहीं आई तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तापीय प्रभाव क्या होता है, पहले के ज़माने में लोग बहुत पहले यूज़ होता था हीटर, अब तो बहुत कम हो गया है, मीटर वगैरह लग गया ना सबके यहाँ, तो अब क्या हो गया, बहुत कम हो गया, अब हीटर वगैरह का यूज़ नहीं होता है। किसके यहाँ यूज़ होता है बताइए कमेंट करके। हाँ, मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये आपको तो पता ही होगा ना, किसी को करंट लगा होगा तो उसको पता होगा कि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक होता है। करंट लग जाता ना तो क्या होता, जब करंट लगती है आपको क्यों लगती है, क्योंकि आपके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। कोई बंदा आपको, दूसरा बंदा भी आपको छुएगा, टच करेगा तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। तो पता चला ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो, विद्युत के चालक कौन होते हैं, गुड कंडक्टर कौन होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा वो गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके अंदर फ्लो नहीं होगा वो बैड कंडक्टर होते हैं। अब विद्युत धारा का हमको पढ़ना है क्या, तापीय प्रभाव। देखिए जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तप्त हो जाता है। अब देखिए हीटर वगैरह में क्या होता है, ये तार होता है, यहाँ जब विद्युत धारा फ्लो होती है तो क्या देखिए ये जलने लगता है, बहुत ज़्यादा तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, हम तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आई, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तप्त हो जाता है, तापीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है, याद कर सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है, जो ये यहाँ पे तार होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे क्यों ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यहाँ पे ना तो बहुत धीरे धीरे होगा। अगर ऐसे सीधा तार होता है, हीटर में आपके ऐसे तार लगाए होते तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जल्दी हो जाता, वो गर्म ही नहीं होता, तपती ही नहीं होता, इसीलिए इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे करके। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जल्दी नहीं हो पाता, बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ सारी कहानी आपके लिए लिखी गई हैं, क्योंकि आपको लिखी हुई बातें ज़्यादा समझ में आती है ना, जितना हम बोलेंगे उतना कम समझ में आएगा, जो लिखी बातें हैं वो ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। हमने कई प्रकार के विद्युत तापन देखे हैं, जैसे आपका गीजर हो गया, विद्युत केतली हो गई, हेयर ड्रायर हो गया, इस्त्री जो प्रेस होता है उसमें भी ऐसे सेम होता है आदि। इन सभी में तापीय प्रभाव को देखा जा सकता है। जो तप्त होता है ना उसी को तापीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे देखिए हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, तापीय प्रभाव को देखा जा सकता है। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है ना, कुंडली होती है, ऐसे लपेटा हुआ होता है, कॉइल एक बना होता है, कॉइलिंग की हुई थी ना,
किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार में प्रयोग धातु लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? लंबाई, उसकी लंबाई कितनी है ये भी निर्भर करती है, उसकी मोटाई, जितनी ज़्यादा उसकी देखिए मोटाई होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी ना। और जितने एकदम पतला होगा तो वहाँ उतनी ज़्यादा ऊष्मा नहीं होगी। आप ये जो कॉइलिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा देखिए एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे की होती है ना हीटर, आपने देखा होगा। तो जितना कम रहेगी उतना कम देखिए हीट ऊष्मा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। देखिए अगर ऐसे एकदम सिंपल नॉर्मल सा अगर आप ऐसे 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 कर, इतनी दूर दूर नहीं होता, क्यों नहीं होता, वहाँ ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न ही नहीं होगी ना, इसीलिए ज़्यादा कॉइलिंग एकदम से ऐसे किया जाता है। समझ में आया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए विद्युत बल्ब के बारे में अगेन से आपको बताया गया है। यहाँ बल्ब एकदम जल रहा है पीला कलर का, ठीक है। कह रहा है विद्युत बल्ब प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देते हैं, इसे विद्युत की क्षति होती है ना, इसी कारण हम क्या करते हैं, विद्युत की क्षति होती है, इसी कारण हम क्या करते हैं, इसको अब यूज ही नहीं करते, बहुत कम आपको दिखता होगा। प्रकाश भी देता है, साथ में क्या देता है, ऊष्मा भी देता है, इससे विद्युत की क्षति होती है। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्य गम नहीं होगा, गम वगैरह नहीं लाना, यहाँ गर्म रहेगा, ठीक है। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्य गर्म नहीं होते, जबकि कुछ अवयव इतने अधिक तप्त होते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे आपका ये टंगस्टन का जो बना होता है फिलामेंट जो है, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, देखिए हमको दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे तार होते हैं जो अंदर यूज होते हैं, अगर वो भी अधिक तप्त हो जाएंगे तो हम वो ज़्यादा तप्त नहीं होते। वही कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले जो सामान्य तार होते हैं वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते, जबकि कुछ अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं जो हमें आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे आपका यहाँ बल्ब टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो हमें दिखाई देता है। जैसे विद्युत बल्ब में हमें बल्ब के स्थान पर ट्यूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, हमें पीला बल्ब नहीं यूज करना चाहिए। समझ में आई बात? बल्ब के स्थान पर हमें फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक गर्म हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। अब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा जहाँ प्रवाहित हो जाती है तो क्या होता है, तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वहाँ से पिघलकर आपका टूट जाता है। और इन्हीं तारों का प्रयोग हम क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। देखिए विद्युत फ्यूज आपको पता होगा, अब तो ये फ्यूज वायर होता है, फ्यूज लगी होती है ना घर में बहुत, अब तो एमसीबी लगती है, अब एमसीबी बहुत ज़्यादा लग गई। देखो इसका फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है। एमसीबी का फुल नेम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, ये आपकी एमसीबी होती है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज ये देखिए इस तरह का भी फ्यूज होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर देखिए घरों में यही फ्यूज लगा होता है, जहाँ से सारे घरों में पूरी लाइट आती है वो फ्यूज होता है, ठीक है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है जिससे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज इसीलिए लगाए जाते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा करंट जब बहुत ज़्यादा परिपथ में, कह रहा विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। अगर उससे ज़्यादा सीमा से ज़्यादा तो क्या हो जाता है, यहाँ से तार आपका वायर क्या जाता है, कट जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से हम लोग क्या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। फ्यूज इसीलिए आपके लगाए जाते हैं। यहाँ से सारी अगर यहाँ का देखिए फ्यूज यहाँ से अगर आप निकाल दोगे तो पूरे घर की लाइट चली जाती है। फ्यूज आपका लग जाता है तो पूरे घर में लाइट आ जाती है ना, यही तो होता है विद्युत फ्यूज। किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतृप्त हो सकते हैं, इससे आग भी लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज सही फ्यूज लगा होता है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, देखिए इसकी डिफिनेशन है, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया फ्यूज क्या होता है? फ्यूज वही होता है कि घर की लाइट आपकी है, वहाँ से अगर लाइट काट दी जाएगी तो सारी लाइट चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो फ्यूज पहले तार कट जाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं। देखिए अब तो बहुत ज़्यादा एमसीबी यूज होता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी का ही फिगर है,
वहाँ पे ये कहानी बताई गई है। देखिए आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी का हिंदी में नाम ये होता है एमसीबी का लघु परिपथ विच्छेदक होता है, का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है जब सुरक्षा सीमा से ज़्यादा विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाती है तो ऐसे स्विच क्या होते हैं, खुद अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर आईएसआई का चिन्ह अवश्य देखें, अगर आप अभी खरीदने जा रहे हो तो इसको जरूर देखें। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, अब इसको देखेंगे। अच्छा, तापीय प्रभाव ही है, इसको देखिए करके बताया गया है। ये देख रहे हो, देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके पहले आपने क्या देखा, इसके पहले आपने देखा कि तार जो है वो गर्म हो रहा था। कैसे, हीटर में कैसे तार एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था और क्या दे रहा था हमें, उष्मा दे रहा था। अब हम देखेंगे तार कैसे चुंबक की तरह, ये जो तार है ये अब चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अभी आपने देखा तार जो है बहुत ज़्यादा उष्मा दे रहा था, तार आपका बहुत गर्म हो रहा था जैसे हीटर हो गया। लेकिन अब क्या, ये जो तार है ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव रहेगा। यहाँ देखिए हेडिंग में चेंज नहीं किया गया है, तभी तो हम कह रहे हैं तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का यहाँ चुंबकीय प्रभाव रहेगा। ठीक है, क्योंकि तार अब चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। देखो आप इसे खुद कर सकते हो। एक खाली माचिस की डिब्बी पर ये खाली माचिस की डिब्बी है, इसमें क्या करोगे आप, इस पर तार लपेटेंगे और इसके अंदर क्या एक चुंबकीय सुई रखोगे। ठीक है, इसको आप खुद से कर सकते हो। कैसे करोगे वो हम बता रहे हैं। देखिए खाली माचिस की डिब्बी लीजिए, उसमें एक तार लपेटिए, तार लपेटने के बाद उसके अंदर एक सुई रखिए, तार को स्विच सेल से जोड़ें। ये जो तार है देखिए ये तार हो गया, आप इसको लपेट लिए, इसको देखिए स्विच से जोड़ो, ये स्विच हो गई आपकी। अभी यहाँ पे क्या है, स्विच यहाँ पे क्या है, ऑफ है ना, ये ऑफ का सिंबल है, इसलिए हमने आपको पहले ही सिंबल बताया। ये स्विच ऑफ है, जब इसमें जुड़ा होता है तो स्विच ऑन हो जाती है। अभी स्विच ऑफ है इसीलिए यहाँ पे देखिए बल्ब जल नहीं रहा है। जब स्विच ऑन हो जाएगी तो बल्ब यहाँ पे जल जाएगा। ये आपका तार है, देखिए एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपका। ये स्विच यहाँ पे ऑफ है, ये आपका बल्ब है। बल्ब अभी जल नहीं रहा है, जब जलेगा तो देखिए ऐसे ऐसे बन जाता है ना, तो यहाँ बल्ब जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है। समझ में आई सारी चीज़ें कैसे क्या लगा हुआ है। तो जब आप सुई के इस स्थिति में जब आप एक छड़ चुंबक बार मैग्नेट लेके आओगे यहाँ माचिस के पास, तो क्या करेगा, ये जो सुई है चुंबकीय सुई वो क्या करेगी, हिलेगी नहीं। डिब्बी के अंदर जो चुंबकीय सुई है वो हिलेगी नहीं, लेकिन जब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वैसे ही जो ये चुंबकीय सुई है वो हिलने लगेगी और ये तार जो है मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये तार जो है, अभी इसके पहले देखिए तार जो है क्या उष्मा दे रहा था, बहुत ज़्यादा हीट दे रहा था। अब देखिए तार किसकी तरह व्यवहार करने लग गया, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तब ये सुई जो है वो हिलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही आपकी स्विच ये तार जो है मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा और निडल जो सुई है अंदर वो हिलने लग जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। विद्युत धारा प्रवाहित, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे रहेगा यहाँ पे, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने बताया था। समझ में आई सारी बात, जो यहाँ पे कहानी लिखी हुई है और जो फिगर बना हुआ है, समझ में आई, समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, एक माचिस की खाली माचिस की डिब्बी लेनी है, उसमें सुई रखना है, सुई के बाद उसको माचिस की डिब्बी को तार से लपेटना है, फिर वायर लगाना है आपको, स्विच लगाना है, एक बल्ब भी लगा देंगे जिससे आप जब देखिए स्विच ऑन होगी तब आपका बल्ब भी जलने लग जाएगा, इससे आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, इसीलिए बल्ब लगाया गया है। जैसे स्विच ऑन होगी बल्ब भी जल जाएगा और ये जो तार जो है वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। विद्युत चुंबक देखिए आपका घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार कुंडली लिपटी होती है, इसके निकट एक लोहे की पत्ती लगी होती है। देखिए ये आपकी घंटी होती है। ठीक है, और ये देखिए दो लोहे के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, और इस पर क्या किया गया है, तांबे का तार लपेटा गया है। तांबे के तार को देखिए लपेटते हुए यहाँ पे लाया गया, यहाँ पत्ती लगी हुई है, यहाँ पे जो कुछ लगा हुआ है यहाँ एकदम सेम लिखा हुआ है। ठीक है, घंटी में लोहे के दो टुकड़े हैं,
यहाँ पे 2 रहना चाहिए था, लिखा नहीं हुआ है शायद। ठीक है, 2 टुकड़े हैं, देख रहे हो, दिख रहा है, घंटी का ये सिंबल है, ये घंटी का सिंबल है। और इस पे तार की कुंडली लिपटी होती है, इसके निकट एक लोहे की पत्ती लगी होती है, ये पत्ती लगी हुई है, जिसके सिरे पर एक हथौड़ा लगा होता है, ये हथौड़ा लगा होता है। ठीक है, ये हथौड़ा, इसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। लोहे की पट्टी के समीप पर पेंच होता है, ये पेंच होता है। और जैसे ही देखिए, जैसे यहाँ पे धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये आपका बजने लग जाएगा, ये यहाँ पे बजने लग जाता है, ये इधर चले आएगा, ये पट्टी जो है इधर चली जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ये बजने लग जाएगी। तो ये विद्युत चुंबक के कारण होता है। लोहे की किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। खिलौने आदि में चुंबक लगे होते हैं। देखिए एक दूसरा यहाँ पे बताया गया है कैसे, देखिए एक लोहे की कील है, इसको क्या किया गया है, तार से लपेटा गया है, तार से लपेटा गया। और देखिए यहाँ स्विच ऑन है और यहाँ पे क्या लगाया गया है, सेल लगाया गया है। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये स्विच ऑन है, ये कील है लोहे की और इसको तार से लपेटा गया है। जब यहाँ पे स्विच ऑन होती है तो क्या होता है, ये कील जो है इसके पास जो भी आयरन के पीसेज होते हैं वो अपने आप क्या खुद को चिपका लेता है, तो ये कील जो है वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाता है, इसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक देखिए नाम ही है, इलेक्ट्रिसिटी जब किसी में इलेक्ट्रिसिटी, कील में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो विद्युत चुंबक की तरह वो व्यवहार करने लग जाएगा, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए विद्युत धारा का हम रासायनिक प्रभाव देखेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, छोटा चैप्टर हमने करके इसीलिए फिगर लगा के आपको समझाना है ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अगर फिगर नहीं लगाएंगे तो आपको और ही नहीं समझ में आएगा, इससे तो आपको खुद थोड़ा कुछ समझ में आएगा, दिमाग अपना लगाओगे। अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपने देखा 2 बंदे, एक देखिए ये बंदा है, ये बंदा, ये बंदी है, ये बंदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सुचालक और ये हीन चालक क्यों बताया जा रहा है, ये जो तार लपेटा हुआ है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं। टेस्टर ही तो बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं ना। टेस्टर में देखिए ये जो तार है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तार लपेटा गया और यहाँ पे तार क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक ये जो लगा हुआ है यहाँ पे तार लपेटा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बल्ब नहीं जल रहा है और यहाँ क्या बल्ब जल रहा है। इससे आपको क्या पता चला, ये यहाँ कह रही ये सुचालक है, ये गुड कंडक्टर है और यहाँ कह रहा है ये बैड कंडक्टर है। यहाँ बल्ब भी नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो तार लपेटा गया है ये देखिए प्लास्टिक पे लपेटा गया है, ये किस पे, मेटल पे, ये जो लगा होता है यहाँ करंट होता है ना। देखिए हमने देखा कि धातु तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि विद्युत का चालन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलन नहीं रहेगा, यहाँ पे चालन रहेगा, चालन नहीं करते। आपने इसके पहले भी देखा, हमने आपको समझाया मानव शरीर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। तो हमने देखा तांबा जैसे धातु तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबर आपकी हो गई, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। अभी तक हमने केवल उन पदार्थों की जांच की जो केवल ठोस अवस्था में थे, अब हमें देखना है कि क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। अभी आपने देखा केवल ठोस, जो सारी धातुएं थी, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन वगैरह हो गए, ये सारे क्या करते थे, विद्युत का चालन करते थे। लेकिन अब हम ये देखेंगे क्या द्रव जो होता है वो भी विद्युत का चालन करता है। उसको हम चेक किसके माध्यम से करते हैं, टेस्टर के माध्यम से ही करते हैं ना, टेस्टर से ही आप चेक करते हो। तो वही टेस्टर पे यहाँ बताया गया है आपको समझाने के लिए, यहाँ धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, यहाँ पे बताया गया। धारा यहाँ देखिए, धारा यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है, कब फ्लो हो रहा है, जब देखिए यहाँ मेटल से तार को लपेटा गया तो आपका बल्ब भी जल रहा है, धारा भी यहाँ प्रवाहित हो रही है, ये गुड कंडक्टर भी हो गया। यहाँ जब प्लास्टिक से लपेटा गया है तो ये हीन चालक बताया गया, बल्ब भी नहीं जल रहा है। समझ में आई बात। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम देखेंगे। देखिए क्या द्रव जो होता है उसमें भी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं, यहाँ पे एनसीईआरटी का ही ये फिगर है, वहाँ का ही आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग से कहानी नहीं बताई जा रही है आपको। अब देखिए इसमें देखिए क्या किया गया है, एक देखिए एक प्लास्टिक, बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ की कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक प्लास्टिक का ये समझ लीजिए जार है, बोतल है, कुछ भी आप समझ लीजिए, इसमें क्या है, पानी है। देखिए
जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको साथ में हम समझते चलेंगे। कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में 1 चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेड़िए। देखिए आपको पता है नींबू क्या करता है, ये गुड कंडक्टर होता है। नहीं पता है तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चाय के चम्मच के बराबर इस जार में क्या डालना है, नींबू का रस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उड़ेड़िए। उस अपने संपरिचित को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे, देखिए ये जो दोनों सिरा है इसका, ठीक है, इसको क्या करना है आपको 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए ये। लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को, अब इतना पास भी मत लाइए कि एक दूसरे को टच करें, ठीक है, स्पर्श भी नहीं करना है और 1 सेंटीमीटर से दूर भी नहीं हो, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर कह रहा है बल्ब दीप्त होता है, क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है। आपको पता है कि नींबू का रस जो होता है विद्युत का चालन वो गुड कंडक्टर होता है, सिरका भी आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये जो सर्किट बनाई गई है यहाँ पे बल्ब जल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो नींबू का रस होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है बिल्कुल। क्यों यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो है नींबू का रस या सिरका क्या होता है, ये वीक होते हैं, ये दुर्बल क्षार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये बल्ब को नहीं जलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, डायोड का यूज़ करते हैं। इसके आगे अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। ये विद्युत का चालन होते हैं, नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ये गुड कंडक्टर होते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ये विद्युत का चालन ही नहीं करते। अब बल्ब के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो जाएगी आपको ना, इसीलिए यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा, ये दुर्बल क्षार के लिए यूज किया जाता है। देखिए डायोड का यूज़ यहाँ पे करेंगे तो बल्ब आपका, देखिए डायोड क्या होता है, देखिए डायोड आपने देखा होगा, ये जो इसका छोटा है ये नेगेटिव होता है और जो बड़ा है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम बल्ब के स्थान पर डायोड का उपयोग कर सकते हैं दुर्बल धारा के लिए, वीक करंट के लिए जो है हम डायोड का यूज जो है वो कर सकते हैं। बल्ब ना लगा के डायोड अगर लगाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। डायोड के बड़े तार को हम, ये जो बड़ा तार है यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव, जो हमने आपको अभी बताया, ये जो बड़ा तार होता है ये पॉजिटिव होता है और ये जो छोटा होता है ये निगेटिव होता है। कह रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और डायोड के छोटे तार को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये जो बड़ा होता है ये पॉजिटिव, जो छोटा है वो निगेटिव। यहाँ पे आप जो लगा रहे थे, यहाँ बल्ब के स्थान पे डायोड लगाओगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि नींबू का रस जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब क्योंकि इसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है करंट। तो समझ में आई यहाँ पे बात। विद्युत, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक जार लोगे, उसमें क्या लोगे, नींबू का रस उसमें डालोगे, 1 चम्मच पानी होगा, नींबू का रस डालोगे और यहाँ पे देखिए ऐसे लगाओगे, सर्किट वगैरह स्विच वगैरह सारा लगाओगे, बल्ब लगाओगे, स्विच लगाओगे, ठीक है, सब लगा लोगे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ बीच में क्या होता है, नींबू का रस या सिरका होता है, ठीक है। तो ये विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, वीक करंट के लिए यूज होते हैं। जो नींबू का रस होता है गुड कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है। आपको ये बात यहाँ समझने के लिए इतनी बात बताई गई थी कि ये गुड कंडक्टर होते हैं नींबू का रस। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन को हम कल लगाएंगे। अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आपने देखा, गुड कंडक्टर आपने देखा, विद्युत के चालक आपने अभी देखा ठोस पदार्थों में देखा था, सिल्वर हो गया आपने देखा था, आपका शरीर भी जो होता है वो भी विद्युत गुड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर जैसे आपने लकड़ी ठोस में पढ़ा हुआ, लेकिन अब आप द्रव में पढ़ोगे क्या गुड कंडक्टर होते हैं और क्या बैड कंडक्टर होते हैं। परीक्षण में हमने देखा कि नींबू या सिरका विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, भले ही वो वीक हैं, ठीक है, दुर्बल धारा के लिए यूज किए जाते हैं, बट करंट उसमें फ्लो होती है, ठीक है। नींबू, इसीलिए इतना बड़ा परीक्षण आपके लिए कराया गया था, एनसीईआरटी में भी ये बताया गया है आपको, नींबू का रस जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। तो परीक्षण में हमने देखा कि नींबू या सिरका विद्युत के अच्छे चालक हैं, गुड कंडक्टर हैं। तो जल, देखिए जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं आदि से प्राप्त होते हैं वह शुद्ध नहीं होते, उसमें अनेक लवण घुले हुए होते हैं, इसलिए यह विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, आपको कंफ्यूज यहाँ से, जो ये आसुत जल है ना, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये टैप वाटर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है दोनों से। अब एक क्या है, ये विद्युत का सुचालक है, एक क्या है, विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। हीन चालक है विद्युत के, विद्युत रोधक हैं, बैड कंडक्टर हैं।
क्यों हैं इसको हम समझेंगे। देखिए जो नलों से और हैंडपंपों कुओं से पानी आते हैं, अब देखिए पानी को क्या किया जाता है, उसको साफ करके हम पीते हैं ना, गीजर वगैरह। देखिए कह रहा है जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं आदि से प्राप्त होते हैं वह शुद्ध नहीं होते, उसमें अनेक लवण घुले हुए होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसलिए यह विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे आपका टोटी का जल होता है, इसे हम बोलते हैं टैप वाटर। दूध हो गया, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें अगर आप स्विच वगैरह सब कुछ लगा के धारा करंट फ्लो करवाओगे तो वीक ही करंट फ्लो होगी, बट क्या विद्युत के सुचालक होते हैं। सॉल्ट जिसमें नमक मिला हुआ होता है वो भी विद्युत के सुचालक होते हैं। जो पानी होता है ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो जल लवणों से मुक्त होते हैं, जिसमें लवण नहीं होता, वो क्या होते हैं, विद्युत के हीन चालक होते हैं, उसमें करंट नहीं फ्लो होगी। जैसे आपका आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, ये गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, बस यही आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है ये आपको पता होना चाहिए। शुगर देखिए इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये बैड कंडक्टर है। शहद हो गया, इसके अंदर भी जो है वो ये भी विद्युत के हीन चालक हैं, इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी। वेजिटेबल ऑयल हो गया, देखिए ये सारे बहुत गाढ़े होते हैं, इसलिए इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। एयर, देखिए हवा जो होती है, वायु जो होती है, ये विद्युत के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जब बारिश वगैरह ऊपर बिजली कड़कती है तो क्या होता है, वहाँ बिजली, तो वहाँ वायु जो होती है वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी वाटर में पढ़ा कि टोटी का जल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है और जो आशुद्ध जल होता है वो बैड कंडक्टर होता है। वैसे वायु में भी होता है, जो नॉर्मल हवा होती है उसमें वो जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जब बिजली कड़कती है ऊपर हवा, तो वहाँ गुड कंडक्टर हवा आपकी क्या हो जाती है। ये सारे अपवाद हैं, आपको समझना है। जैसे आपने पानी में समझा वैसे ही आपको क्या हवा में आपको समझना है, ठीक है। एक गुड कंडक्टर होते हैं, एक बैड कंडक्टर होते हैं। अब देखिए अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है आप बताएं, या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें पानी में डालें तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्षार है ना, इसीलिए क्या होगा, कुछ बूंदें अगर डालेंगे पानी में, इनकी बूंदें क्षार की, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, NaOH होता है, ठीक है। इसे एक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सॉरी पोटेशियम दूसरा है। पोटेशियम आयोडाइड का क्या फार्मूला होता है, Ki होता है, ठीक है। Ki होता है, ये पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका दो नाम होता है, कास्टिक सोडा और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। और ये Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। इसकी कुछ बूंदें जब आप जल में डालोगे तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ फ्लो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं, अम्ल हो गए, क्षार हो गए, लवण हो गए, ये जो विलयन होते हैं। आप विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ो, देखो यहाँ हेडिंग सही पड़ गई, वहाँ गलत पड़ी हुई थी। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। कह रहा है किसी द्रव में जब विद्युत धारा जब फ्लो होती है, इसमें विद्युत धारा फ्लो होगी तो इसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए एक क्रियाकलाप आपको NCERT में ये कराया गया है, इसको हम समझेंगे। ये जो देखिए ये क्या है, एक बर्तन हो गया, ठीक है। कह रहा है दो बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालें। ये जो कार्बन की छड़ें, जो आपकी सेल होती थी, सेल के बीच में जो एक कार्बन की रॉड होती है उसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद उसको खूब अच्छे तरीके से साफ करिए। साफ करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए उनकी धातु की टोपियों को इस रेगमाल से देखिए साफ करें। इन पर तांबे के तार लपेटिए। अब इन्हीं पर क्या आपको तांबे के तार लपेटना है और ये ले जाके आपको सेल वगैरह लगानी है। एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। लगाइए, इन्हें बैटरी से जोड़िए। बैटरी से देखिए दो सेल लगे हुए हैं, तो जहाँ दो से ज़्यादा सेल हो जाते हैं वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो बैटरी से इसको जोड़े हुए हैं, फिगर में आप देख रहे हो। इन दो छड़ों को हम क्या कहते हैं, ये दो जो छड़ है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है आपको, सेम वही बात यहाँ पे बताई गई जो हमने आप यहाँ पे देखा। देखिए ये धातु की टोपी है, ये कार्बन की रॉड है जो सेल में होती है, बीच में कार्बन की छड़ है। अब इन्हें कांच के बर्तन में जल के साथ डालें। ये जो कार्बन की रॉड है, कांच का एक बर्तन है, इसमें क्या जल में आपको डालना है। और जल को अधिक चालक रहेगा, चालाक नहीं रहेगा, ठीक है। जल को अधिक चालक बनाने के लिए, ठीक है, चालक क्या क्या लिख उठता है, जल को अधिक चालक
चालक रहेगा। जल को अधिक चालक बनने नहीं देगा। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नमक या नींबू का रस डालेंगे। जल को अधिक, देखिए जब इसमें नींबू का रस डालेंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्योंकि हमें पता है नींबू का रस क्या होता है, वो विद्युत के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ना, अच्छे चालक होते हैं। नींबू का रस डालें। धातु की टोपियों, जो ये ऊपर धातु की टोपियाँ हैं वो जल में नहीं डूबनी चाहिए, जल के अंदर ना हो, इसको जल के अंदर नहीं जाना है। विद्युत धारा प्रवाहित करें और हम देखेंगे इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले उत्पन्न होंगे। जब आप स्विच को ऑन करेंगे, विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होने लगेगी तो आप क्या देखोगे, ये जो यहाँ इलेक्ट्रोड है इनके पास क्या होंगे, बुलबुले उत्पन्न होंगे। ठीक है, बुलबुले जो उत्पन्न होते हैं उसमें देखिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हुए हों तो उनके द्वारा विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के, ये इलेक्ट्रोड जो हैं यहाँ पे ऑक्सीजन तथा किसके, हाइड्रोजन दोनों के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े होंगे, ठीक है, और जो हाइड्रोजन के बुलबुले होंगे वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़े होंगे। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के ये निगेटिव टर्मिनल से होंगे और ऑक्सीजन जो O2 होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से होगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे शायद एक बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन को हम कल लगाएंगे तब आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। समझ में आए, ये आपका जो एक्टिविटी है ये कराई गई NCERT बुक में, ठीक है, वही सारा कुछ इसमें था। दोबारा से हम बताएंगे तब भी वही बताएंगे। इससे अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या फल और सब्जियां भी जो है विद्युत का चालन करती हैं। कह रहा है फल और सब्जियां विद्युत चालन करती हैं। जैसे हम तार को, ये आलू है, यहाँ देखिए ये आलू भी विद्युत का चालन करती है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। कह रहा है कुछ फल और सब्जियां विद्युत का चालन करती हैं। जैसे तार को जब आलू में लगाएंगे तब आलू के एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन जाएगा और हर बार पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला धब्बा बनता है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए ये तो माचिस की डिब्बी, बैटरी वगैरह यहाँ लगा लिया गया, यहाँ आलू है, इसको देखिए दो तार से जोड़ा गया है, लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देख रहे हो, हमने आपको बताया था ये जो बड़ा सा सिंबल होता है इधर का पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है ना, ये तो आपको पता ही है, इसलिए हमने आपको सिंबल पहले बताया था। तो ये इधर वाला ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है बैटरी का। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से ही देखिए नीला निशान दे रहा है। नीला निशान क्यों दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें फ्लो करवाओगे आप तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वहाँ उसके चारों ओर नीला धब्बा होगा, निगेटिव टर्मिनल के पास नहीं होगा। यही आपको यहाँ एक्टिविटी कराई गई है, NCERT में आपको बताया गया है। फल और सब्जियाँ भी विद्युत का चालन करती हैं। जैसे हम तार को जब आलू में लगाएंगे तब आलू के एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन जाएगा। हर बार पॉजिटिव टर्मिनल से ही तार के चारों ओर नीला धब्बा बनता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत लेपन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। विद्युत लेपन जैसे आप साइकिल लेके आते हो तो जब नई लेके आते हो क्या होता है, वो खूब चमकती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे चलता है कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, वो उसकी चमक चली जाती है। क्यों चली जाती है, उस पर लेपन हुआ रहता है ना, क्रोमियम का लेपन हुआ रहता है, इसीलिए उसकी चमक बाद में चली जाती है। जब न्यू लेके आते हो तो नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज्वेलरी वगैरह होती है, उसमें देखिए किसी धातु, किसी चांदी की धातु है उस पर हम सोने का लेप करवा लेते हैं, तो वही क्या होता है, विद्युत लेपन होता है, उसी को हम समझेंगे। ये एक्टिविटी भी आपको कराई गई है NCERT बुक में। कह रहा है हमने देखा है कि साइकिल कुछ समय तक ज़्यादा चमकती है, फिर उसकी चमक चली जाती है। वैसे ही आभूषणों की चमक कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। असल में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी हुई होती है, इसीलिए जो ऊपर की परत चढ़ाई होती है वो कुछ समय बाद चली जाती है ना। इसी वजह से आपको रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आपके दिमाग से वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रट्टा नहीं रहेगा, रट्टा ही नहीं मारोगे, समझ में चीज़ें आए रहेंगी तो वो कभी नहीं भूलोगे आप, बाद में आपको काम ही आएगा। अब देखिए इसमें ये भी कराया गया है, कांच का बर्तन लोगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है और दो इसमें प्लेट डालोगे। देखिए यहाँ पे बताया गया कॉपर सल्फेट की 2 प्लेट लीजिए, पानी में कॉपर सल्फेट घोलिए। पानी में आपको कॉपर सल्फेट घोलना है। अधिक चालक बनाने के लिए विलयन में हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। डालेंगे तांबे की, देखिए तांबे की 2 प्लेट है, ये तांबे की 2 प्लेट है, कांच का बर्तन है, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है। उसके बाद ये 2 तार लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, ठीक है, ये आपने लगा लिया। अब
बैटरी लगाने के बाद देखिए तांबे की प्लेटों को बैटरी से जोड़ेंगे। देखिए ये तांबे का प्लेट है, इसको हम बैटरी से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या करना है आपको, 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। 15 मिनट तक यहाँ विद्युत धारा फ्लो होगी। उसके बाद क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करें, प्लेटों को हटाएं। उसके बाद जब 15 मिनट हो जाएगा तब आप प्लेट को निकालोगे तो आप क्या देखोगे, कुछ परिवर्तन उसमें हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। कॉपर जो है देखिए, जो कॉपर सल्फेट का है ये विलयन होता है, ये विलयन कॉपर सल्फेट का है। अगर आपको और चालन बनाना है और चालक बनाना है तो इसमें हमने कहा था H2SO4 भी डालेंगे, दोनों को हम डाल दिए। तो जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट, दोनों में कॉपर सल्फेट की जो ये प्लेट लगी हुई है, कॉपर की आपने 2 प्लेट लिया हुआ है ना, तो जो कॉपर की प्लेट है, एक कॉपर जो है विलयन में जाएगा, एक ही कॉपर क्या, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फिगर में आपको यहाँ बताया गया, देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी में बताया गया है, एकदम सेम चीज़ जो बताई गई है वही फिगर हमने लिया हुआ है ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। यहाँ पे देखिए कह रहा है, ये देख रहे हो कॉपर सल्फेट, देखिए कुछ कॉपर क्या आ रहे हैं, कुछ कॉपर देखिए विलयन में घुल जा रहे हैं और कुछ कॉपर क्या प्लेट में लग गए हैं, इसके ऊपर परत चढ़ गई है। ठीक है, तो कुछ विलयन में घुल जाते हैं, कुछ उसके ऊपर, वही सारी कहानी यहाँ पे बताई गई है। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। ठीक है, आसुत जल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलेंगे। कॉपर सल्फेट इसमें घोलेंगे। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, USO4 होता है ना, तो कॉपर सल्फेट इसमें घोलेंगे। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में हम क्या, कुछ बूंदे H2SO4 की डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे। तांबे की 2 प्लेटों को रेगमाल से पहले साफ कर लीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित किया, ये बैटरी से संयोजित किया गया है। उसके बाद और इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबोएंगे। डुबोने के बाद ये देखिए यहाँ पे डुबोया गया है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटाएंगे और उन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर आप पाते हो। क्या आप इस पर कुछ देखें, वो कोई परत चढ़ी होगी, इस परत का रंग कैसा है। बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसे इलेक्ट्रोड संयोजित होती है। सारा कुछ यहाँ बताया हुआ है जो हमने आपको समझाया। ठीक है, कांच का बर्तन लेना है, कॉपर की प्लेट डालनी है। उसके बाद CuSO4 का कॉपर सल्फेट का विलयन होगा और चालक बनाने के लिए हम इसमें H2SO4 डालेंगे। डालने के बाद 15 मिनट तक धारा प्रवाहित होगी। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉपर आपने डाला हुआ था इसमें क्या एक परत चढ़ जाएगी। तो जो परत चढ़ती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। समझ में आई बात। क्लास हमारी खत्म होने वाली, बस लास्ट पॉइंट है, इसको जल्दी समझेंगे। देखिए विद्युत लेपन क्या होता है। विद्युत लेपन द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित डिपॉजिट करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। समझ में आई बात। विद्युत लेपन क्या होता है, किसी धातु के ऊपर जो दूसरी धातु की परत चढ़ी हुई होती है वही आपका क्या होता है, विद्युत लेपन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको विद्युत लेपन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ बताया गया है, इस प्रक्रिया से ये विद्युत लेपन की परिभाषा है। ठीक है, विद्युत द्वारा किसी परिपथ पर देखिए विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जो डिपॉजिट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। इस प्रक्रिया से किसी धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ जाती है। जैसे सस्ती धातुओं पर देखिए चांदी सोने का लेपन होता है, चांदी की धातु होती है उस पर क्या सोने का लेपन कर दिया जाता है। फिर कुछ टाइम पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, सोने की जो ऊपर की परत होती है वो चली जाती है उसकी चमक, फिर आपको चांदी दिखने लग जाता है ना। तो वही होता है विद्युत लेपन होता है। क्रोमियम का लेपन किया जाता है। देखिए कार और साइकिलों में जब साइकिल वगैरह आती है, खूब नई आती है तो खूब चमकती रहती है, कुछ टाइम बाद क्या होता है वो पुरानी लगने लगती है ना। तो क्रोमियम का जो लेपन होता है वो निकल जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों आदि पर टिन का लेपन किया जाता है। देखिए जो खाद्य पदार्थ आपके होते हैं वो लोहे का बना होता है असल में, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, टिन का लेपन किया जाता है। टिन क्या, लोहे का जो होता है वो जल्दी रिएक्शन कर देता है ना खाद्य पदार्थों से, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, टिन का लेपन किया जाता है। तो जब टिन का लेपन हो जाता है तो वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता, हमारा जो उसमें खाने का खाद्य पदार्थ होता है वो काफ़ी टाइम तक ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसीलिए टिन का लेपन किया जाता है। ये सारे सामान होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं दैनिक उपयोग में आने वाली क्रोमियम लेपित वस्तुएं, इस पर देखिए क्रोमियम का लेपन किया गया है। ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, क्रोमियम का लेपन चला जाएगा और चीज़ें आपकी पुरानी हो जाएंगी। फिर आप दूसरा खरीदोगे ना, पुरानी नहीं होंगी तो दूसरा कैसे खरीदोगे। समझ में आई। आज की ये क्लास हमारी क्या थी,
आपने समझा इसको? जितनी चीज़ें हमने बताई उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन इसीलिए हमने नहीं लिया क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती, फिर आप बोलते हैं मैम बहुत लंबा है। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, कल हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। देखिए हम कहीं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करते, इससे क्लास क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना, दिमाग इधर उधर चला जाता है। पहले हम जो मोटिव हमारा है पढ़ाई करने का, चीज़ें आपको समझ में आ जाए, समझ में आएंगी तो आप लाइक तो ज़रूर करोगे और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं, जो चीज़ें आपको समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो, हम अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं नहीं बैठती हैं, ठीक है। क्लास हमारी आपको हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, ये कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने विचार यहाँ पे बता सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यशबी 3011, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बिना स्पेस दिए आप अगर यशबी 3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप वहाँ जुड़ सकते हो, वहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है। क्लास भी चलनी होती है नहीं चलनी होती तब भी हम आपको वहाँ बता देते हैं। और किसी भी टीचिंग से लेकर कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई वैकेंसी आती है तब भी आपको वहाँ पर बताया जाता है। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, एक एक टॉपिक को ढूंढो, उसको पढ़ा समझो, ठीक है, समझो, फिगर को लगाओ, समझाओ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो ये सारा करने में कुछ बहुत टाइम लग जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है, बस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, उनको भी चीज़ें समझ में आएंगी। थ्योरी क्लास आप ये अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद कल हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे और अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता थ्योरी पढ़ने के बाद, इसलिए हम जस्ट क्वेश्चन भी लगवा देते हैं ताकि आप समझ में आ जाए। जो चीज़ें आप थ्योरी में नहीं समझे रहोगे, क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन लगाओगे तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन देखिए सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। हम हर क्लास में आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और कहीं से नहीं रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बजाय अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो ज़्यादा हेल्प आपको करेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट से गारंटी नहीं है कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आप 5 सेट भी बैठ के लगा लोगे, सुकून से बैठ के ना, सारी चीज़ें समझ में आ गई तो देख लीजिएगा, अगर आप जब 6वां सेट 6 सेट लगाओगे, जब 6वां सेट लगाओगे ना, तब आपको ये खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं सीटेट में। तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कल आपको करवाएंगे। तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना ख्याल